हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और उस डेफिनेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई फैक्टर इनकम क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं किसी कंट्री के, क्योंकि नेशनल इनकम क्या थी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय हुम, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी, उन्होंने जो इनकम कमाई है फैक्टर इनकम, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट सुनने में तो बहुत इजी सी टर्म है कि भाई जो नॉर्मली रिजाइड कर रहा है किसी कंट्री में वो नॉर्मल रेजिडेंट है। बट नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में तो वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसलिए मैं आज आपको डिटेल में ये बताने वाला हूं हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो देखो, नॉर्मल रेजिडेंट इज ए पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कोई नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री में एक इंसान भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन मतलब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हु नॉर्मली रेजाइड्स इन ए कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। नॉर्मली रिजाइड करता है, वो किसी स्पेशल कैपेसिटी में नहीं रह रहा है। इसको हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली रिजाइड होने का मतलब क्या है, कि वो सामान्य रूप से रह रहा है उस कंट्री में, किसी स्पेशल कैपेसिटी में नहीं रह रहा। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, व्हेन आई से सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका मतलब कमाना और खर्चना उसी कंट्री में होता है जहां वो रह रहा है। ठीक है, ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं कि नॉर्मली रिजाइड करता है मतलब नॉट इन एनी स्पेशल कैपेसिटी। जैसे कि हम बात करें, जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं किसी दूसरे देश के, हमारे कंट्री में आके रह जाते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, वो नॉर्मल कैपेसिटी में नहीं रहते, दे लिव इन आवर कंट्री इन स्पेशल कैपेसिटी, इसलिए वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं और कौन नहीं है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि मोर देन 1 ईयर, वो इंसान या वो इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहे, मोर देन 1 ईयर रहे, ये भी कंडीशन है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस इंसान का हमारे ही कंट्री में हो, मतलब कंजम्पशन एंड इनकम जनरेशन या प्रोडक्शन वो हमारे ही कंट्री में कर रहा हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी, ये तो बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बताई है कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट वो इंसान है जो हमारे कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहता है नॉर्मली, नॉट इन एनी स्पेशल कैपेसिटी, प्लस उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही कंट्री में लाई करता है, कमाता भी यही है और खर्चता भी नहीं है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है इतना आसान है नहीं, तो हम आगे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ अलग से स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, वो आपने बहुत ध्यान से सुनने हैं क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो अब आप जो देख पा रहे हैं यह है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझने सारे पॉइंट्स क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे बेटा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट विल बी द सिटीजन ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट या जो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है वो हमारा सिटीजन भी होगा। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, वो हमारी गवर्नमेंट को देनी है। सिटीजनशिप एक वोटिंग राइट है, वो हो भी सकता है और नहीं भी उसके पास। लेकिन रेजिडेंशियलशिप डिपेंड करता है 3 बातों पे जो मैंने बताई, कि वो नॉर्मली रेजाइड करे, 1 साल से ज्यादा हो जाए उसे हमारे कंट्री में, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो हमारा सिटीजन भी होगा। दूसरा पॉइंट, एम्बेसडर फ्रॉम एनी कंट्री, किसी दूसरे कंट्री ने एम्बेसडर अपॉइंट करके भेजा। अब एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर होता है राजदूत। कि इंडिया ने, जैसे इंडिया के जिन जिन कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, इंडिया ने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज रखा है ना, पॉलिटिकल डिप्लोमेट वहां पे भेज रखा है, जो हमारे लोग अगर उस कंट्री में जा रहे हैं तो वो जाकर के उससे मिल सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्लस अगर हमारे कंट्री को उस कंट्री से कोई बातचीत करनी है तो पहले एम्बेसडर्स बात करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स बात करेंगे। तो वो उसकी सैलरी कौन दे रहा है? उस एम्बेसडर की सैलरी इंडिया दे रहा है। तो हाफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो गया, प्लस
एम्बेसडर जो है हमारे कंट्री का, वो हमारे कंट्री का एम्बेसडर वर्ल्ड में कहीं भी है, वो हमारा नॉर्मल एजेंट है। लेकिन दूसरे कंट्री ने एम्बेसडर भेजा है इंडिया में, ठीक है, उसकी सैलरी उसका कंट्री दे रहा है, प्लस वो हमारे कंट्री में नॉर्मली रिजाइड नहीं कर रहा। कैसे रिजाइड नहीं कर रहा? नॉर्मली। इसलिए हम उसे अपना रेजिडेंट नहीं मानेंगे। दूसरे कंट्री का एम्बेसडर, जापान का एम्बेसडर, रशिया का एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर, किसी श्रीलंका का एम्बेसडर इंडिया में है, कितने ही साल से है, उस पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा मोर देन 1 ईयर। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली रिजाइड नहीं कर रहा और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हाफ है इंडिया में, वो हमारा रेजिडेंट नहीं होगा। हमने एम्बेसडर अपॉइंट करके भेजा है किसी दूसरे कंट्री में, अपने कंट्री से हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारा रेजिडेंट रहेगा, चाहे वो वहां 5 साल रहे चाहे 10 साल रहे, ठीक है, क्योंकि उसकी सैलरी हमारा कंट्री दे रहा है और वो वहां नॉर्मली रिजाइड नहीं कर रहा है, स्पेशल कैपेसिटी में रह रहा है। पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, या हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बाहर जा रहा है, स्पोर्ट्समैन गेम खेलने जा रहे हैं बाहर, पर्सन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, मेंबर ऑफ आर्मी, आर्मी के मेंबर हमने किसी कंट्री की सुरक्षा के लिए या वैसे हमने मिलिट्री बेस बना करके वहां पे भेजे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उनकी आर्मी के मेंबर्स की सैलरी हम ही देंगे, वो हमारे ही रेजिडेंट रहेंगे अगर ऐसे लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या हमने अगर किसी दूसरे कंट्री में भेजे, हमारे कंट्री से कहीं बाहर गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल एजेंट नहीं होते। बट अगर इनका ऑफिस इंडिया में है, डब्ल्यूएचओ का, आईएमएफ का ऑफिस है न्यू दिल्ली में, इंडिया में, और उसमें इंडियन ही काम कर रहा है, कोई कौन काम कर रहा है उसमें? इंडियन, वो इंडिया का नॉर्मल एजेंट रहेगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑफिस इंडिया में है, उसमें इंडियन ही काम कर रहा है, तो ही और शी विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट उसका ऑफिस इंडिया में है और उसमें कोई फॉरेनर काम कर रहा है, अब हम उसको कहां का रेजिडेंट मानेंगे? इसके लिए हम देखेंगे कि उस पर्सन को टाइम कितना हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। एक चीज मैं आपको डिटेल में इसमें बता देता हूं लास्ट वाले पॉइंट में, थोड़ा सा इसको इरेज करके। मान लीजिए ये इंडिया है ना, और इंडिया में ऑफिस है डब्ल्यूएचओ का, ये इंडिया डब्ल्यूएचओ, इस डब्ल्यूएचओ में वर्क कर रहा है इंडियन। कौन वर्क कर रहा है? इंडियन। तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, उसमें हमें टाइम पीरियड देखना ही नहीं है। अगर डब्ल्यूएचओ का ऑफिस इंडिया में है और उसमें इंडियन वर्क कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट इसमें कोई, हम कह सकते हैं कि भाई रशियन या जापानीज या कोई और है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री का, कोई श्रीलंका का पर्सन है, वो इसमें काम कर रहा है यहां, ठीक है। अब उसे हम क्या मानेंगे? उसमें हम देखेंगे उसका टाइम पीरियड। क्या देखेंगे? टाइम पीरियड। अगर मोर देन 1 ईयर हो गया है उसे, अब ध्यान से सुनना, क्या हो गया है उसको? मोर देन 1 ईयर। इंडिया में डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, और उसमें कौन काम कर रहा है? कोई फॉरेनर काम कर रहा है, उसे 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। कब बनेगा? जब उसे 1 साल से ज्यादा हो जाएगा, 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा। बट अगर इस पर्सन को क्या हुआ है? टाइम पीरियड नहीं हुआ है 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर है। कितना है? लेस देन 1 ईयर, तो हम उसे अपना रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ही और शी इज नॉट अवर रेजिडेंट। ये 2 बातें बहुत ध्यान से समझनी है। क्या? कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इंडिया में, जैसे इंडिया है, ये कंट्री बनाया मैंने इंडिया, अब इसमें डब्ल्यूएचओ है, उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है, वो हमारा नॉर्मल एजेंट है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉरेनर, रशियन या श्रीलंका का कोई आदमी काम कर रहा है, तो हम उसमें देखेंगे टाइम पीरियड। अगर 1 साल से ज्यादा हुआ है तो हमारा नॉर्मल एजेंट बन गया, अगर 1 साल से कम हुआ है उससे काम करते हुए, तो वो हमारा रेजिडेंट नहीं है। ये सिंपल सी बात है। तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि भाई
एक जापानीज इंडिया में WHO के ऑफिस में काम कर रहा है ना, और उसको 1 ईयर से ज्यादा हो गया है, वो कहाँ का रेजिडेंट है, तो हम लिखेंगे ही इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दोनों वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके साथ, क्या कि ही इज रिजाइडिंग नॉर्मली इन आवर कंट्री मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अगर पूछ रहे हैं इंडिया में IMF का ऑफिस है और उसमें कौन काम कर रहा है, इंडियन काम कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे ही इज द नॉर्मल, उसमें तो टाइम पीरियड देखना ही नहीं है अगर इंडियन है तो, क्योंकि ऑफिस इंडिया में है ना। ऐसे ही WHO का ऑफिस मान लो चाइना में है और चाइना में कोई इंडियन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, इंडियन। अब उसका हम टाइम पीरियड देखेंगे क्योंकि कंट्री दूसरा हो गया ना, अब उसका क्या देखेंगे हम, टाइम पीरियड। अगर चाइना में WHO का ऑफिस है और उसमें इंडियन काम कर रहा है, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो चाइनीज रेजिडेंट बन गया। कहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा, चाइना का। अगर 1 साल से कम हुआ है तो कहां का रेजिडेंट रहेगा, इंडिया का ही, क्योंकि WHO का ऑफिस अब है कहां पे, चाइना में। उसे 1 साल से कम हुआ है इंडियन को वहां काम करते हुए, तो वो क्या होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो चाइना का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।